हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आइए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में किस बारे में डिस्कस किया था। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि जो साइकिल सेल साइकिल होती है उसकी फेजेस के बारे में देखा था। तो वो टू टाइप्स की होती है, इंटरफेज एंड मेटाफेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो इंटरफेज होता है उससे हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी इसे बोला जाता है। इंटरफेज को क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। और सेकंड जो आता है एम फेज प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। एम फेज को क्या बोल सकते हैं? माइटोसिस फेज। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं अगर, तो जो ह्यूमन सेल्स होती है उसको डिवीजन करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। कितना लगता है प्यारे बच्चों? हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है। अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन सेल होती है वो इंटरफेज की अगर हम बात करते हैं, इंटरफेस की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है ह्यूमन सेल का वो इसके अंदर निकलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 23 हार्स जो होती है वो सेल किसके अंदर रहती है? इंटरफेज में रहती है। अगर वही हम बात करें एम फेज की, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एम फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सेल टाइम स्पेंड करती है वो ओनली 1 आवर्स का टाइम यहाँ पर लेती है। ठीक है, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन सेल्स होती है उसका मोस्ट ऑफ टाइम, यानी हम बोल सकते हैं 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में निकल रहा है। ठीक है, तो ये था, हमने ये जो इसके बारे में बहुत अच्छे से मेरी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सेल साइकिल के बारे में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो सेल साइकिल होती है, जो इंटरफेज होता है प्यारे बच्चों, वो 3 उसकी सब फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, G1, S एंड G2 के बारे में। और वहीं पे हमने बात किया था एम फेज। या एम फेज में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। यानी कि उसमें हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसी चीज को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंटरफेस की। अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। लास्ट क्लास में ये चीज मैंने बताया था, लेकिन इस क्लास में हम इसके एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक चीजों के साथ में। ठीक है, बेसिक चीजों को लेते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था G1। ठीक है, कौन सा फेज है? G1, या इसे हम बोल सकते हैं गैप 1। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? गैप 1। और क्या बोल सकते हैं? पोस्ट माइटोटिक। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक और प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। इसे इतने नामों से हम बोल सकते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे रीजन क्या है? इसे पोस्ट माइटोटिक क्यों बोला? क्योंकि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो जीवन फेज है, जीवन फेज जो है प्यारे बच्चों, वो क्या हो रहा है? माइटोटिक के बाद आ रहा है। ठीक है, माइटोटिक के बाद आ रहा है ना जीवन फेज, इसीलिए इसे क्या बोला? पोस्ट माइटोटिक फेज बोला। और अगर हम साथ ही साथ देखें कि डीएनए सिंथेटिक फेज क्यों बोला? डीएनए सिंथेटिक फेज इसलिए बोला प्यारे बच्चों, क्योंकि एस फेज यानी कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है प्यारे बच्चों? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। तो इससे पहले आ रहा है वो, यानी कि एस फेज से पहले कौन सा आ रहा है? जीवन फेज आ रहा है। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे जो हम सेकेंड फेज की बात करते हैं उसे बोलते हैं एस फेज या सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में क्या होता है? जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो ये जो है जीवन के बाद जो फेज आती है उसे क्या बोलते हैं? एस फेज बोलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों G2 की बात करें, यानी कि जो थर्ड फेज है इंटरफेज का, तो वो है G2। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं गैप 2 या प्री माइटोसिस। यानी प्री माइटोसिस क्यों बोला उसे? क्योंकि
ये माइटोसिस अपनी प्रोसेस है, तो ये पहले आ रहा है, G2 क्या आ रहा है, माइटोसिस से पहले, इसीलिए इसे क्या बोला, प्री माइटोसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोला, प्री माइटोसिस। और पोस्ट सिंथेटिक फेज भी इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। यानी पोस्ट सिंथेटिक फेज क्यों बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी कि ये उसके बाद आ रहा है, क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, पोस्ट यानी सिंथेटिक के बाद आ रहा है। यानी कि जो डायग्राम अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो ये सिंथेटिक फेज है, ठीक है, और ये इसके बाद आ रहा है G2, क्या आ रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला, पोस्ट। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों इंटरफेज के बारे में, हम उसकी एक एक फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है G1 फेज, या इसे हमने क्या बोला था, गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक एंड प्री डीएनए सिंथेटिक फेज इसको हम बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं G1 फेज की, अगर बात करें तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए सिंथेसिस जब होता है, तो उससे पहले की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो सेल्स अपनी तैयारी करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, G1 फेज के अंदर वो अपनी प्रिपरेशन करता है। अगर हम इस डायग्राम से प्यारे बच्चों अगर हम समझते हैं, तो जो G1 फेज होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों, ग्रोथ करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेल होती है वो डिवीजन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी कि या कोई वो अपने जो भी उसमें सामान है उनकी व्यवस्था करती है। ठीक है, यानी हम इसमें बोल सकते हैं कि सेल क्या कर रही है, ग्रोथ करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो G1 में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, अब आगे जब ग्रोथ होती है, यहाँ देखा आपने सेल कैसी है, सेल की साइज में ग्रोथ हो गया, यानी यहाँ सेल कैसी है, सेल की साइज जो है वो छोटी है। अब सेल ने क्या किया, यहाँ ग्रोथ किया, ग्रोथ किया तो सेल की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, यानी कि सेल का ग्रोथ हो गया। आगे अगर हम बात करें एस फेज की, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, और G1 में अगर हम बात करें, तो पहले G1 की हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है। तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये माइटोसिस से पहले का इंटरवल है। ठीक है, माइटोसिस से पहले होता है। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं जो सेल होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। सेल क्या करती है, कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। यानी कि हमने देखा सेल के साइज में क्या हुआ, ग्रोथ हुई, सेल की साइज क्या हो गई, बिग हो गई, बड़ी हो गई। तो सेल क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। ठीक है, मोस्ट सेल ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स क्या करती है, डुप्लीकेट्स करती है, उसके नंबर्स में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है उसका नंबर। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स हो सकती है। ठीक है, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन्स, ये सब क्या करते हैं, इसको रिक्वायर्ड होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए या सिंथेसिस के लिए। ठीक है, किस किस की, अमीनो एसिड्स की, उसमें क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, एटीपी, प्रोटीन, इन सब की रिक्वायर्ड होती है। यानी वो अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ठीक है, क्या करती है प्यारे बच्चों, प्रिपेयर करती है, कौन से फेज में, G1 फेज में, यानी सेल ग्रोथ कर रही होती है यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, अगर हम लॉन्गेस्ट फेज की बात करें तो ये G1 फेज क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। ठीक है, क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एस फेज के बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि सेकेंड फेज जो होती है वो कौन सी होती है, एस फेज होती है। अब एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि इस फेज में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, यानी कि कुल मिला के डीएनए का सिंथेसिस होता है। किसके थ्रू होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है, यानी इसमें जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, और हाँ, जो डीएनए होता है, डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। यानी कि सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे आता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। अब हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
यहाँ देखिए इस डायग्राम से समझिए, जीवन में फेज में क्या हो रहा था, जीवन फेज में क्या हो रहा था, जो ये सेल थी इसके क्या हो रहा था, साइज में, यानी सेल जो क्या हो रही थी, ग्रोथ कर रही थी, यानी कि सेल की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, जीवन फेज में ये पूरी तरह से प्रिपेयर कर रही है सेल अपने आप को डिवीजन करने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है एस फेज, एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है, अब ये जो सेल ग्रोथ करके आई, यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, उसके सिंथेसिस रेप्लिकेशन हो गया, यानी आप देख रहे हो डीएनए डबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में हो रहा है, एस फेज में हो रहा है, इंटरफेज के एस सब फेज में हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन होने के बाद से जब सेल G2 फेज में जाती है तो क्या करती है, वो वहां पर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है, किसके लिए, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से G2 फेज में प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, इन सब का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, किसका सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है सेल, यानी कि सेल का ग्रोथ हो गया है, सेल डिवीजन करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, यानी कि G2 फेज में आते आते सेल जो होती है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, अब G2 फेज से कहाँ जाती है, माइटोसिस में जाती है, और यहाँ पर सेल क्या करती है, डिवीजन करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, डिवीजन करने के लिए, यानी कि ये सेल पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है इस तरह से कुछ। ठीक है, सेल का इस तरह से सेल डिवाइड हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी कुछ इस तरह से, यानी कि 2 डॉटर सेल्स में सेल का डिवीजन हो गया, यानी कि जो माइटोसिस है उसके अंदर क्या हुआ, सेल डिवाइड हो गई, यानी कि G2 में पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई थी वो, G1S और G2 में पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई, और माइटोसिस में जाकर इसने क्या किया, सेल ने डिवीजन कर लिया और अपने ही तरह 2 डॉटर सेल का निर्माण किया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, अब ये प्रोसेस जो होती है फिर से ये सेल क्या करेगी, G1 फेज में जाएगी, G से S में, S से G2 में, इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाती है। इस तरह से आगे जो सेल होती है वो डिवीजन करती जाती है, डिवाइड होती जाती है और अपने जैसे डॉटर सेल का निर्माण करती जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब अगर हम बात करें, इसमें कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कहती है भाई हम तो डिवीजन नहीं करेंगे, हम तो आराम करेंगे। क्या कहती है, कुछ सेल्स होती है जो क्या बोलती है कि हम तो भाई डिवीजन नहीं करेंगे। तो वो सेल्स जो होती है जिसको डिवीजन नहीं करना होता है वो कहाँ चली जाती है, G0 में चली जाती है। कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों, G0 में चली जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ सेल क्या करती है, डिवीजन नहीं करती है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है G0 में। ठीक है, कुछ भी नहीं करेगी, कोई डिवीजन नहीं करेगी, बस वहां पर क्या होगा, जो रिएक्शंस होती है वो चलती रहती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, सारी रिएक्शंस इसमें चलती रहती है, बट वो डिवीजन नहीं करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो G0 में जो सेल्स चली जाती है वो क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मीन्स क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो उसमें चलती रहती है, बस क्या होता है उसमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था कुछ प्रोसेस, इसको आइए आगे समझते हैं हम लोग। तो G1 फेज हमने देख लिया था, आगे हम बात करते हैं एस फेज में। एस फेज में हमने यहाँ देखा कि डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए क्या होती है, डबल हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। अब सेकेंड जो यहाँ पर आता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, जो सेंट्रियोल होता है उसका भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब भाई ये सेंट्रियोल्स क्या है, हमने पढ़ा था ना सेंट्रियोल्स क्या है, बट हम तो भूल गए, है ना, पढ़ा था ना सेंट्रियोल्स क्या होता है। आइए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स के बारे में हमने एक टर्म सुना था प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। इसमें कोई भी इसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और
साथ ही साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है और ये एक दूसरे के क्या करती है, पैरेलल होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें प्यारे बच्चों तो ये क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल रूप में होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या होती है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर दिख रही है ना। अब ये क्या है दोनों, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है ये, सेंट्रियोल्स। क्या है ये दोनों, सेंट्रियोल्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें और ये कैसे अरेंज्ड है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। अब हम बात करते हैं जो ये स्ट्रक्चर है इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड क्या होता है प्यारे बच्चों, एक फ्लूइड, एक फ्लूइड इसके अंदर ऐसे बिखरा हुआ या फैला हुआ रहता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्लूइड क्या होता है इसके अंदर, फैला हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, इस तरीके से मान लो फ्लूइड इसके अंदर ऐसे बिखरा हुआ होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इस फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये जो किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, यानी कि अपने जैसे सेल्स का निर्माण करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जो ये सेंट्रियोल्स होती है इसके यहाँ से ऐसे धागे नुमा संरचना निकली हुई रहती है। कैसे, धागे नुमा इस तरह से संरचना निकली हुई रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धागे नुमा संरचना निकली होती है, इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर। और ये किस में हेल्प करता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने में ये हेल्प करता है। क्या करता है, क्रोमोसोम को अलग करने में या सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो होता है उसका भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनकी भी सिंथेसिस किस में होती है, एस फेज में होती है। यानी कुल मिला के जो एस फेज होता है प्यारे बच्चों, उसमें सेल क्या करती है, ग्रोथ करने के लिए, डिवीजन करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होती है, ठीक है। डिवीजन करने के लिए क्या करती है, प्रिपरेशन करती है, यानी कि। और हिस्टोन प्रोटीन का भी इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। और आगे बात करते हैं भाई, ये लाइन क्या आ गई कि जो डीएनए होता है उस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था। इस फेज में क्या होता है, डीएनए यहाँ पर सिंगल था, ग्रोथ हुआ तो क्या हो गया, डीएनए क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। क्या हो गई, डबल हो गई। तो डीएनए की सिंथेसिस होती है और क्या हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसके नंबर में कोई चेंज या कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं G2 फेज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो G2 फेज क्या होता है, एस फेज के बाद होता है, ठीक है। एस फेज के बाद, यानी कि एस फेज में सारी चीजें हो गई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। सभी सेल्स ने क्या कर लिया, रेप्लिकेशन कर लिया। और उसके बाद कहाँ गई वो, G2 फेज में गई। तो G2 फेज किसका इंटरवल बिटवीन है, एस एंड एम का, यानी कि एस फेज और एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज के बीच का इंटरवल है, ठीक है। उससे बीच में है, यानी कि माइटोसिस और एस फेज के बीच में क्या आता है, G2 फेज आता है। क्या आता है, G2 फेज आता है, ठीक है। अब सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली, इसमें भी क्या कर रही है,
सेल क्या कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। और इसमें जो मेन ग्रोथ हो रहा है किसका हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सबका यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है। प्रोटीन्स, आरएनए फॉर माइटोसिस, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स और ये आरएनए सब क्या हो गए, रेडी है माइटोसिस के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेल है प्यारे बच्चों, वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, उसकी ग्रोथ हो चुकी है डिवीजन करने के लिए। अब क्या होगा, ये माइटोसिस में जाएगी, ठीक है, और वहां पर क्या करेगी, सेल पूरी तरह से ग्रोथ हो चुकी है। अब ये माइटोसिस में गई और इसने क्या करा, सेल डिवीजन कर लिया सेल ने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि इस सेल ने डिवीजन करके अपने जैसे दो डॉटर सेल का निर्माण कर दिया माइटोसिस के अंदर। अब ये प्रोसेस जो है माइटोसिस से वापस G1 फेज में, G से S, S से G2 फेज में, ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, ये साइकिल हम जिसे बोलते हैं ये चलती रहेगी। इससे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सेल साइकिल। आगे जो हम बात करेंगे अगली क्लास में वो पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में एम फेज के बारे में, यानी कि माइटोसिस, माइटोटिक फेज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस और मेटाफेज, एनाफेज, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।